नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास व मानकीकरण। विद्यार्थियों, यह स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। हम सभी जानते हैं प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य है जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उसे ही लिपि कहा जाता है। तो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। इस बात से हम सभी परिचित हैं। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त वे कौन सी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमें ध्यान रखना है हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त मराठी और नेपाली, इन भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब बात करें देवनागरी लिपि के समय का, तो देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं सदी में देखने को मिलता है और गुजरात के जो राष्ट्रकूट नरेश थे प्रारंभ में उनकी यह लिपि थी। देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय है 7वीं-8वीं शताब्दी, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें याद रखना है। अब बात करें हम देवनागरी लिपि के उद्भव व विकास की, कि देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ और किस प्रकार हुआ। यद्यपि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से, जो भारत में 3री-4थी शताब्दी के समय में प्रचलित थी। यद्यपि ब्राह्मी लिपि से पहले भी अनेक प्रकार की लिपियां प्रचलित थी, जैसे सूत्र लिपि है, भाव लिपि है, चित्र लिपि है, इस प्रकार की, किंतु वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो हम वहाँ से हमारे टॉपिक को शुरू ना करके हम सीधे हमारे बिंदु पर आएंगे ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि का जो मूल उद्भव स्रोत है वह ब्राह्मी लिपि है और ब्राह्मी लिपि का समय है 3री से 4थी शताब्दी के मध्य। तो विद्यार्थियों, उस समय ब्राह्मी लिपि के 2 रूप प्रचलित थे, एक था दक्षिणी रूप और एक था उत्तरी रूप। दक्षिणी रूप से जो दक्षिणी भारत में भाषाएं बोली जाती है, जैसे मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इस प्रकार की जो भी दक्षिणी भारतीय भाषाएं हैं, ये दक्षिणी भारतीय भाषाएं जिन लिपियों में लिखी जाती है उन लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से हुआ। और इसी प्रकार उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि के उत्तरी रूप से हुआ। तो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी रूप से 4ठी-5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त लिपि का विकास देखने को मिलता है और इसी गुप्त लिपि से कालांतर में कुटिल लिपि का विकास हुआ और इसी कुटिल लिपि को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वह नाम है सिद्धमातृका। और इसी कुटिल लिपि से 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो ये है हमारे देवनागरी लिपि का विकास क्रम और इस विकास क्रम में हमें किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं है, हमें सभी बिंदुओं को याद रखते हुए अपने प्रश्न का उत्तर देना है। यदि हम सिर्फ इतना ही उत्तर लिख दें कि देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ, तो यह उत्तर परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। और इसी प्रकार हम सीधा ही इसका मूल उद्भव स्रोत बता दें कि देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ, तो भी हमारा उत्तर परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के उत्तर, जहाँ हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ इस प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं, किंतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में जहाँ हमें लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उसका उत्तर विस्तार से देना होगा। और यहाँ जो आपको ग्राफ के रूप में यह समझाया गया है कि ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी से उत्तरी, उत्तरी से गुप्त, गुप्त से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, यह मात्र समझाने के लिए है। आपको परीक्षा के दौरान प्रश्न का उत्तर देते समय अनुच्छेद का प्रयोग करना होगा, इसे एक पैराग्राफ में लिखना होगा। आप इसका उत्तर इस प्रकार देंगे विद्यार्थियों कि भारत में 3री-4थी शताब्दी के मध्य ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि के 2 रूप प्रचलित थे, दक्षिणी शैली या दक्षिणी रूप और उत्तरी रूप।
दक्षिणी रूप से दक्षिणी भारत की भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ और इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि के उत्तरी रूप से उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी लिपि से 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त लिपि विकसित हुई। इसी गुप्त लिपि से कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि जिसका अन्य नाम सिद्ध मातृका भी है, और कुटिल लिपि से ही कालांतर में 8वीं-12वीं शताब्दी के मध्य देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर कि हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी कहते हैं, किंतु यह नाम कैसे पड़ा, इसे देवनागरी क्यों कहा जाने लगा, इसको लेकर भी कुछ मत प्रचलित हैं। तो उन्हीं महत्वपूर्ण मतों के बारे में हम यहाँ संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहला मत माना जाता है एक बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है। उस बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में नागरी लिपि का उल्लेख है। तो कतिपय विद्वानों का मानना है कि इसी नागरी लिपि से कालांतर में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। दूसरा मत है पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त को लेकर। पाटलिपुत्र जो भारत का एक महत्वपूर्ण जनपद था और उस समय नगर के नाम से जाना जाता था, और पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का शासन था, तो चंद्रगुप्त को उस समय देव कहा जाता था। अतः देव और नगर इन्हीं के नाम के आधार पर वहाँ प्रचलित लिपि को देवनागरी कहा जाने लगा। तीसरे मत की अगर हम बात करें तो तीसरा मत है कि यह लिपि नगरों में प्रचलित थी। नगर अर्थात शहर। नगरों में प्रचलित होने के कारण यह पहले नागरी कहलाई और नागरी से ही यह कालांतर में देवनागरी कहलाई। चौथे मत की हम चर्चा करें तो चौथा मत है आर श्याम शास्त्री के अनुसार, जो यह मानते हैं कि प्राचीन समय में मंदिर में मूर्तियों के स्थान पर देव यंत्र प्रयुक्त किए जाते थे। इनका मानना है कि इस प्रकार चौकोर देव यंत्र प्रयुक्त किए जाते थे, जिसके अंतर्गत ऐसे कुछ रेखाकृतियाँ भी अंकित रहती थी, कुछ वर्ण और संख्याएं भी लिखी होती थी। तो इसके अंतर्गत जो वर्ण और संख्याएं लिखी होती थी वे वर्तमान में जो देवनागरी के जो वर्ण हैं उनकी आकृतियों से बिल्कुल हूबहू मेल खाती है। तो आर श्याम शास्त्री का मत है कि देव यंत्रों में प्रयुक्त होने के कारण यह लिपि देवनागरी कहलाई। एक पांचवा मत यह है कि गुजरात में नागर ब्राह्मणों का निवास था और गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का प्रयोग किया, अतः इनके नाम पर यह देवनागरी कहलाई। एक अन्य मत धीरेन्द्र वर्मा का है। धीरेन्द्र वर्मा जो प्रसिद्ध भाषा शास्त्री व आलोचक भी हैं, तो इनके मत का उल्लेख करना भी हमें अपेक्षित रहेगा। धीरेन्द्र वर्मा का मानना है कि मध्य युग में एक स्थापत्य शैली थी नागरी, और इस स्थापत्य शैली में जो मंदिर या भवन बनाए जाते थे और इन भवनों में जो स्तंभ बनाए जाते थे, तो उन स्तंभों में जो चौकोर आकृतियाँ बनाई जाती थी और उन चौकोर आकृतियों की तरह ही जो देवनागरी लिपि के अक्षर और वर्ण हैं वह भी चौकोर नुमा है। तो इस प्रकार उस स्थापत्य शैली नागरी के कारण ही इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा, ऐसा मानना है धीरेन्द्र वर्मा का। एक अन्य मत भी माना जाता है कि जो नागरी लिपि है, जब नागरी लिपि का प्रयोग देव भाषा संस्कृत के लिए किया जाने लगा, संस्कृत को हम देव भाषा के नाम से जानते हैं, और जब नागरी लिपि का प्रयोग, नागरी लिपि का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में भी मिलता है, तो जब नागरी लिपि का प्रयोग देव भाषा संस्कृत के लिए किया जाने लगा तो यह देवनागरी कहलाने लगी, ऐसा भी एक मत प्रचलित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मत हैं देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर। अब विद्यार्थियों, जहाँ तक प्रश्न की बात है तो प्रश्न अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर कौन से मत प्रचलित हैं, उल्लेख कीजिए। तो हमें उसके अंतर्गत इन महत्वपूर्ण 6-7 मतों की चर्चा करनी होगी और हमें बताना होगा प्रारंभ में कि देवनागरी लिपि के नामकरण को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं जो निम्नानुसार हैं, और हमें एक एक करके सभी 5-6 मतों का उल्लेख करना है। और देवनागरी लिपि के उद्भव व विकास की बात करें तो हमने जो ये आपको
चार्ट के द्वारा समझाया है संक्षेप में, इसे हमें अनुच्छेद के रूप में लिखना है। और निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें इसके अंतर्गत उद्भव व विकास भी बताना होगा, साथ ही साथ इस लिपि का नाम देवनागरी किस प्रकार पड़ा यह भी उल्लिखित करना होगा। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में तो हम इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, जो दोष हैं, उन पर चर्चा करेंगे और देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।